हेलो एंड इट स्टार्ट विद टाइप 4 सम्स। टाइप 4 के सम्स में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग मटेरियल्स मिलके एक लोड को सस्टेन कर रहा है, एक लोड को उठा रहा है। ठीक है, दो अलग अलग मटेरियल्स मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लोड को उठा रहा है, सस्टेन कर रहा है, शेयर कर रहा है। राइट, तो ऐसे प्रॉब्लम्स क्या बन जाएगा हमारे लिए, टाइप 4 का सम्स। टाइप 4 का सम कैसा होगा, जब दो अलग अलग मटेरियल, फॉर एग्जांपल स्टील एंड कॉपर, या फिर कॉपर एंड एल्यूमिनियम, या फिर ब्रास एंड स्टील, या फिर कंक्रीट एंड स्टील, सो ऑन। ठीक है, ऐसा अगर दो अलग अलग मटेरियल्स रहेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइप 4 के सम्स हो जाएंगे। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विथ टाइप 1 सम। टाइप 1 में यहां पे डायग्राम दिया है हमें। डायग्राम कैसा है कि एक लोड है, कितना लोड है ये, 20 किलो न्यूटन का लोड है, और इसको 3 रॉड्स मिलके उठा रहा है उसको। ठीक है, 3 रॉड्स, लेकिन 3 रॉड है यहां पे, लेकिन मटेरियल क्या है, एक का स्टील है और दूसरे का क्या है यहाँ पे, कॉपर। ये क्या है, कॉपर, और ये भी क्या है, स्टील। तो स्टील का यहाँ पे कितना है, 2 रॉड है, और कॉपर का 1 ही रॉड है। लेकिन मटेरियल यहाँ पे कितना हो गया, फिर 2 ही हो गया ना, एक तो स्टील हो गया मटेरियल, दूसरा क्या हो गया, कॉपर हो गया। राइट, तो यहाँ पे 2 अलग अलग मटेरियल से क्या कर रहा है मिलके, दोनों मटेरियल मिलके क्या कर रहा है, ये जो लोड है ना 20 किलो न्यूटन का, उसको क्या कर रहा है, वो सस्टेन कर रहा है, उठा रहा है उसको। तो ये ऐसा सम क्या बन जाएगा हमारे लिए, टाइप 3 का सम्स। लेंथ ऑफ स्टील रॉड कितना दिया है यहाँ पे, 2 मीटर, और लेंथ ऑफ कॉपर रॉड कितना दिया है, 1.5 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 2 स्टील रॉड्स एंड 1 कॉपर रॉड, ईच ऑफ डायमीटर 20 mm। ठीक है, डायमीटर 20 mm। फर्स्ट पॉइंट हम ये याद रखेंगे कि ये जो डायग्राम है ना, यहां से मुझे 2 चीज मिलना चाहिए, इस डायग्राम से मुझे 2 चीज मिलना चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे जो 2 अलग अलग मटेरियल यूज हुआ है उसका मुझे क्या मिलना चाहिए, एरिया मिलना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग मुझे इस डायग्राम से क्या मिलना चाहिए, एरिया मिलना चाहिए। यहां पे स्टील रॉड का और कॉपर रॉड का डायमीटर दिया है, कितना डायमीटर दिया है, 20। ठीक है, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि एरिया ऑफ स्टील, एस मतलब स्टील, एरिया ऑफ स्टील रॉड इज π/4 d स्क्वायर, π/4 d कितना है, 20 स्क्वायर, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आएगा, कैलसी रेडी रखो, चेक करो उसको, कितना 3.14 डिवाइड बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर, सॉरी ये डिवाइड बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना आएगा, 31415 mm स्क्वायर। कितना आएगा, 31415 mm स्क्वायर। उसके बाद मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ कॉपर भी निकालना है, सी मतलब कॉपर। कॉपर का भी डायमीटर कितना है, 20 mm। तो एरिया उसका सेम रहेगा, क्या रहेगा एरिया, π/4 d स्क्वायर, मतलब d कितना है यहाँ पे, सेम 20 है, 20, तो इसका भी वैल्यू कितना रहेगा, सेम। तो फर्स्ट चीज मुझे क्या मिलना चाहिए डायग्राम से, एरिया। जो मटेरियल यूज हो रहा है मुझे उसका क्या मिलना चाहिए, एरिया। दूसरा, इस डायग्राम से या फिर क्वेश्चन से मुझे एक और चीज चाहिए, क्या है वो, यंग्स मॉड्यूलस, ई। तो यहां पे कितना दिया देखो, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील कितना दिया है, 210 गीगापास्कल इज इक्वल टू 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिमिलरली यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर कितना दिया है, कॉपर 110 गीगापास्कल इज इक्वल टू 110 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, राइट, ओके। नाउ टाइप 4 के सम्स जब भी आएगा तो डायग्राम से हमें 2 चीज मिलना चाहिए। पहली बात कि पहला उसका जो अलग अलग मटेरियल्स है उसका एरिया मुझे मिलना चाहिए,
और दूसरी बात क्या चाहिए मुझे, ओके राइट। तो अभी टाइप 4 के सम्स, जब ऐसे सम्स रहेंगे जहां पे दो अलग अलग मटेरियल्स मिलके एक लोड को शेयर कर रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम लोग ये कहते हैं कि डिफ्लेक्शन डेल्टा एल इन स्टील इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन या फिर डिफॉर्मेशन डेल्टा एल इन कॉपर, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि डिफॉर्मेशन इन स्टील इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन कॉपर। दो अलग अलग मटेरियल्स जो रहेंगे उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा, चेंज इन लेंथ, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन, सो लेट्स से ये हमारा फर्स्ट कंडीशन रहेगा, हमारा फर्स्ट कंडीशन। लेकिन ए नहीं, इसको 1 नहीं, मैं ए बोल रहा हूं उसको, ओके। अभी इसमें से मुझे आगे बढ़ना है। देयरफॉर हमें मालूम है कि डेल्टा एल का हमें फॉर्मूला मालूम है, क्या है वो, पी एल बाई ए ई, ओके, पी एल बाई ए ई। और यहां पे किसका, ये स्टील का, इज इक्वल टू पी एल बाई ए ई, किसका, ये कॉपर का। देयरफॉर हमें ये भी मालूम है कि पी बाई ए फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, हमें मालूम है फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। सो देयरफॉर यही इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P बाई ए इज व्हाट, स्ट्रेस, लेंथ बचा और यहां पे क्या बचा, E, किसका, ये स्टील का, इज इक्वल टू सिमिलरली स्ट्रेस लेंथ बाई E, किसका रहेगा, ये कॉपर का रहेगा। देयरफॉर ये मैं हर एक को ना S के साथ डिनोट करता हूं, जैसे कैसा रहेगा, स्ट्रेस इन स्टील इनटू लेंथ ऑफ स्टील डिवाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कॉपर लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर, राइट। एग्जाम में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये स्टेप लिखेंगे और सीधा ये स्टेप जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो हमें मालूम पड़ना चाहिए कि ये स्टेप कैसे आया, राइट। सो डेल्टा एल दैट इज डिफॉर्मेशन इन स्टील इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन कॉपर। उसके बाद फिर सीधा हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेप लिखेंगे, दैट इज स्ट्रेस इनटू लेंथ डिवाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू लेंथ बाय यंग्स मॉड्यूलस, ओके राइट। तो अब मैं क्या करता हूं, ये ऊपर का तो जो स्टेप्स है हम उसको रब करेंगे और स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे जो फाइनल इक्वेशन हम उसको लिखेंगे इसके बाद, ठीक है। Therefore, stress in steel into length of steel divided by Young's modulus of steel. Stress in copper into length of copper divided by Young's modulus of copper. Therefore, stress in steel is equal to, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके जाओ। तो यहां पे क्या बन जाएगा, स्ट्रेस इन कॉपर है, लेंथ ऑफ कॉपर, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। अब ये लेंथ ऑफ स्टील नीचे आ जाएगा, लेंथ ऑफ स्टील, और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील ऊपर चला जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट में डालता हूं। देयरफॉर, ओके, देयरफॉर लेट्स से ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ कॉपर कितना है, ये कॉपर रॉड है, लेंथ ऑफ कॉपर कितना है, 1.5 मीटर। लेकिन हम हमेशा लेंथ किस में रखते हैं, mm में रखते हैं। तो 1.5 मीटर कितना हो जाएगा, 1500 mm इंटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील कितना है वो, 210 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर, ये स्टील था, सॉरी यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील था ये। अभी यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर कितना है, 110 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील कितना है, 2000, ठीक है। 2 मीटर दिया, लेकिन ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेटर निकालो और चेक करो कि वैल्यू क्या आ रहा है, क्या है ये, 5100 इंटू 2110 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 110 इंटू 10⁻³ इंटू 2000, क्या आ रहा है, 1.43 ऑफ स्ट्रेस।
लेट से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्या मिला यहां पे, हमें क्या मिला यहां पे, ये कंडीशन यूज करके हमें ये इक्वेशन मिला। क्या मिला कि स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू 1.43 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन कॉपर। ये हमारा पहला स्टेप, ठीक है, राइट। उसके बाद सेकेंड स्टेप हम क्या बोलेंगे कि ये जो टोटल लोड है 20 किलो न्यूटन का, वो टोटल लोड ये दोनों मटेरियल मिलके उठा रहा है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या रहेगा हमारा कि ये जो टोटल लोड है ना 20 किलो न्यूटन का, वो दोनों मटेरियल मतलब कौन, स्टील एंड कॉपर, दोनों मिलकर क्या कर रहा है, उसको उठा रहा है, सस्टेन कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्ड्स याद रखो, सस्टेन कर रहा है लोड या फिर शेयर कर रहा है, वन एंड द सेम, ठीक है। सो नाउ अब हम क्या बोलेंगे, टोटल लोड, लोड मतलब फोर्स एक ही होगा, लोड फोर्स एक ही चीज है, ठीक है। सो टोटल लोड कौन कौन उठा रहा है मिलके, लोड स्टील उठा रहा है प्लस लोड कॉपर भी उठा रहा है। तो टोटल लोड को स्टील एंड कॉपर दोनों मिलके उठा रहा है, सस्टेन कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहां पे स्टील रॉड कितना है, 2। कितना स्टील रॉड है, 2। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे कि 2 स्टील रॉड और 1 कॉपर रॉड, 2 स्टील रॉड और 1 कॉपर रॉड, ओके। 2 स्टील रॉड और 1 कॉपर रॉड। तो सब पूरा जो हमारा लोड है, फोर्स है, कौन उठा रहा है, 2 स्टील रॉड, ये एक और दूसरा, और 1 कॉपर रॉड, ये वाला, राइट, दोनों मिलके सस्टेन कर रहा है उसको। नाउ हमें ये भी मालूम है कि स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, देयरफॉर फोर्स इज व्हाट, स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या रहेगा, P that is force is equal to stress into cross sectional area. Therefore ये 20 टोटल लोड कितना है, 20 किलो न्यूटन, मतलब क्या होगा 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन, 2 इंटू PS, क्या है, P मतलब फोर्स इन स्टील। तो यहां पे हम लिखेंगे फोर्स का मतलब क्या है, स्ट्रेस इंटू, फोर्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, स्ट्रेस इंटू एरिया से। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्ट्रेस इंटू एरिया, देखिए किसका रहेगा ये, स्ट्रेस स्टील का, एरिया भी किसका रहेगा, स्टील का रहेगा, ठीक है। प्लस यहां पे 1 है तो फिर से 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो PC फोर्स, तो यहां पे क्या लिखेंगे, स्ट्रेस इन कॉपर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर, ठीक है। देयरफॉर 20 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट के अंदर स्ट्रेस इन स्टील का मुझे वैल्यू मिला है, कितना है वो वैल्यू, 1.43 इंटू स्ट्रेस इन कॉपर। तो मैं यहां पे जो स्ट्रेस इन स्टील का जो वैल्यू है, मैं यहां पे क्या करूंगा, उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो इसका वैल्यू ये है, कितना है वो, 1.43 स्ट्रेस इन कॉपर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील कितना यहां पे दिया है हमें, 314.15, 314.15 ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रेस इन कॉपर। यहां पे स्ट्रेस इन कॉपर के लिए हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है, यहां पे हमारे पास इक्वेशन किसके लिए है, स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू 1.46 इंटू स्ट्रेस इन कॉपर के लिए, ठीक है, इंटू एरिया ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर भी सेम है, कितना है वो, 314.15। Therefore, okay, therefore क्या हो जाएगा अभी यहां पे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 20 इंटू 10⁻³, 20 इंटू 10⁻³। अब कैलसी निकाल के चेक करो, 2 इंटू 1.43 इंटू 3.1415, 1.43 इंटू, सॉरी क्या है, 2 इंटू 1.43 इंटू 3.415, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 89845 स्ट्रेस इन कॉपर प्लस
3 स्ट्रेस इन स्टील। ओके, अब इसमें हम क्या नोट कर रहे हैं कि कॉमन क्या है यहाँ पे, स्ट्रेस इन कॉपर, स्ट्रेस इन कॉपर दोनों क्या है, कॉमन है, राइट। तो उसको हम आगे लिखते हैं, यहां पे लिखता हूं उसको, therefore स्ट्रेस इन कॉपर। अभी यहां के बाद क्या होगा, therefore 20 into 10⁻³ इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कॉपर, स्ट्रेस इन कॉपर दोनों टर्म में कॉमन है वो, तो मैं स्ट्रेस इन कॉपर को कॉमन निकालूंगा। ओके, उसके बाद क्या बचा, 8.45 प्लस 314.15, ठीक है। Therefore 20 into 10⁻³ इज इक्वल टू, उसको ऐड करके देखो कितना आ रहा है, प्लस कितना आएगा, स्ट्रेस ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 121.2.619। Therefore स्ट्रेस इन कॉपर, therefore स्ट्रेस इन कॉपर क्या आएगा, स्ट्रेस इन कॉपर 20 into 10⁻³ डिवाइड बाय क्या है वो, 2121.619। So stress in copper is 16.49 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये मुझे क्या मिल गया, स्ट्रेस इन कॉपर मिल गया। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेस इन स्टील चाहिए। तो मैं ये इसको रब करता हूं, मैं डायग्राम को, इसकी अभी जरूरत नहीं है डायग्राम की। तो नेक्स्ट अभी क्या लिखना है हमको यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 देयरफॉर सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 1 स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू 1.43 स्ट्रेस इन कॉपर, ओके, इज इक्वल टू 1.43 इंटू स्ट्रेस इन कॉपर, कितना मिला मुझे अभी जस्ट 16.49 इज इक्वल टू क्या आ रहा है वैल्यू, 1.43 इंटू 16.49, तो कितना आ रहा है ये 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो स्ट्रेस इन स्टील, ओके, तो दोनों वैल्यू मिल गया हमको। स्ट्रेस इन स्टील कितना है 23.58 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और स्ट्रेस इन कॉपर कितना मिला मुझे 16.49 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। तो ये होगा हमारा अप्रोच। जितने भी सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे टाइप 4 के ऊपर, हमारा अप्रोच ऐसा रहेगा। पहला कंडीशन हम क्या बोलेंगे कि डिफॉर्मेशन इन बोथ द मटेरियल इज सेम, और दूसरा कंडीशन क्या बोलेंगे कि टोटल लोड शेयर्ड इज इक्वल टू लोड शेयर्ड बाय दी टू मटेरियल्स। फिर चेक करो कि मटेरियल यहां पे कितना है, 1 है 2 है, उसके हिसाब से फिर यहां पे नंबर लिख देना, ठीक है, लिख लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमें एक यहां पे कंसेप्ट देखना पड़ेगा जिसका नाम है मॉड्यूलर रेशियो। क्या है वो, मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो m इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल 1 मतलब मटेरियल 1। हमको मालूम है ना कि इस टाइप 4 में 2 अलग अलग मटेरियल यूज होते हैं, इसलिए हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, E1 यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल 1 एंड E2 यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉड्यूलर रेशियो का एक टर्म है m, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, m से। सो मॉड्यूलर रेशियो इज इक्वल टू E1 बाय E2। E मतलब यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल 1 बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल 2, ठीक है। अब यहां पे 2 बातें याद रखना है। अगर मॉड्यूलर रेशियो 1 से ज्यादा है, ठीक है, अगर मॉड्यूलर रेशियो 1 से ज्यादा है तो ये जो E1 है ना, E1 वो क्या हो जाएगा, E ऑफ स्टील बन जाएगा, ठीक है, राइट। ध्यान दो यहां पे ठीक से कि अगर मॉड्यूलर रेशियो 1 से ज्यादा है तो यहां पे जो E1 है
क्या हो जाएगा, E ऑफ स्टील। तो ये जो यंग्स मॉड्यूलस है वो किसका रहेगा, यंग्स मॉड्यूलस स्टील का रहेगा। कब रहेगा वो, जब M दैट इज मॉड्यूलर रेशियो इज ग्रेटर देन 1। अगर मॉड्यूलर रेशियो 1 से कम है तो E2 जो रहेगा, E2 वो क्या हो जाएगा, E ऑफ स्टील। ठीक है, राइट। इसका मतलब क्या, अगर M 1 से ज्यादा है तो ये जो E1 है वो क्या हो जाएगा, स्टील। E1 किसका रहेगा, स्टील। तो अगर M 1 से ज्यादा है तो हमेशा न्यूमरेटर में क्या रहेगा, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, स्टील का रहेगा। और अगर M 1 से कम है तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, स्टील रहेगा। ठीक है, E2 क्या हो जाएगा, स्टील। तो याद रखो यहां पे कि अगर M 1 से ज्यादा है तो ऊपर स्टील आएगा, और अगर M 1 से कम है तो नीचे स्टील आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को हमारे फॉर्मूले के लिस्ट में लिख लो उसको, मॉड्यूलर रेशियो M, इट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल 1 बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल 2। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। A concrete column 300 mm into 300 mm is reinforced with 4 bars of 20 mm diameter and carries a load of 400 kilonewton. The modular ratio is 15. क्या दिया यहां पे, मॉड्यूलर रेशियो इज 15, मतलब 1 से ज्यादा है। मॉड्यूलर रेशियो 1 से ज्यादा है तो E1 क्या बन जाएगा, E ऑफ स्टील। राइट, क्लियर। ओके, आगे बढ़े। द मॉड्यूलर रेशियो इज 15, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट। यहां पे एक बात मैं तुमको बता दूं कि यहाँ पे जो 4 बार्स जो दिया है ना यहाँ पे वो स्टील बार्स है, तो यहाँ पे स्टील मिसिंग है। ठीक है, तो ये स्टील बार्स है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं। A concrete column 300 mm into 300 mm is reinforced with 4 steel bars of 20 mm diameter and carries a load of 400 kilonewton. ठीक है, 400 kilonewton. The modular ratio is 15. Calculate the stress in steel and concrete and also calculate the load shared by each material. ठीक है, एक रूल याद रखो, अगर तुम्हें मालूम पड़ गया कि ये टाइप 4 का सम्स है, राइट। यहां पे उसने क्या पूछा है, 2 चीज पूछा है। एक तो स्टील एंड कंक्रीट में स्ट्रेस कितना है वो पूछा है फर्स्ट। सेकंड क्या पूछा है कि लोड शेयर्ड बाय ईच मटेरियल। ठीक है, स्टील जो है वो कितना लोड उठा रहा है एंड कंक्रीट कितना लोड उठा रहा है, ये हमको सवाल पूछा गया। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो सम्स है वो किसका सम है, वो टाइप 4 का सम्स है। टाइप 4 का सम सॉल्व करने के लिए मुझे 2 कंडीशन चाहिए। एक कौन सा, डिफॉर्मेशन इन स्टील इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन कंक्रीट। दूसरा क्या रहेगा, टोटल फोर्स इज इक्वल टू या फिर टोटल लोड इज इक्वल टू लोड शेयर्ड बाय स्टील एंड कंक्रीट। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम हमारा जो डायग्राम है इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम ऐसा दिया है। ठीक है, 300 बाय 300 का एक कॉलम है ये 300 mm बाय 300 mm का कंक्रीट का कॉलम है, और इसके अंदर क्या है, 4 स्टील रॉड्स हैं। ठीक है, 4 स्टील रॉड्स हैं। मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, स्टील रॉड्स ये, और स्टील रॉड्स के डायमीटर कितने हैं, 20 mm। राइट, ओके। अभी अगर हम उसको एनालाइज करें कि हमने जस्ट डिस्कस किया था कि ये फिगर जब हम बनाते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या रहता है इस फिगर से, कि मुझे यहाँ पे 2 अलग अलग मटेरियल जो यूज हुआ है मुझे उसका क्या मिल जाए, एरिया मिल जाए। सो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एरिया ऑफ लेट्स से स्टील निकालते हैं, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील कितना एरिया, कितना डायमीटर कितना दिया स्टील का, 20 दिया है, डायमीटर 20 दिया, राइट। तो फिर मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, π/4 d स्क्वायर। तो π/4 d कितना है, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 3।
14.15 mm², राइट। उसके बाद एरिया ऑफ कंक्रीट चाहिए। एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकालेंगे? ये पूरा एरिया किसका है? कंक्रीट का है। क्या है वो एरिया? 300 इंटू 300। पूरा एरिया किसका है? कंक्रीट का है। लेकिन इस एरिया के बीच में ना ये 4 स्टील रॉड है। इस एरिया के बीच में कंक्रीट का जो एरिया है ना उसके बीच में क्या है? ये 4 स्टील रॉड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी? ये स्टील रॉड का जो एरिया रहेगा ना, जो हमने निकाला अभी यहाँ पे 314.15, उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो -4 स्टील रॉड्स यहां पे, तो क्या करना पड़ेगा? 4 इंटू 314.15। तो अभी मुझे क्या मिल जाएगा यहां से? एरिया ऑफ कंक्रीट मिल जाएगा। तो क्या है एरिया ऑफ कंक्रीट? 300 इंटू 300 माइनस 4 इंटू 3। ठीक है, कितना आ रहा है एरिया? 88,743.4 mm²। ओके, दूसरा हमको क्या चाहिए था? फर्स्ट इसमें हम लोग क्या निकाले थे कि एरिया निकाले हमने, उसके बाद फिर क्या लिखा था? ई ना, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ बोथ द मटेरियल्स हमने लिखा था। लेकिन इस क्वेश्चन में यंग्स मॉड्यूलस दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहां पे उसने क्या किया है? मॉड्यूलर रेशियो दिया है। ठीक है, तो जब भी मॉड्यूलर रेशियो दिया रहेगा ना तो समझ जाओ कि वो यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू दोनों मटेरियल्स का नहीं देगा। ठीक है, राइट। आइदर वो यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू देगा या फिर मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ है? उसने क्या दिया हमको? मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू दिया। कितना है? 15। और याद रखो 15 है मतलब m इज ग्रेटर देन 1, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? स्टील आएगा। ठीक है, उसको ध्यान रखो, हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। m इज इक्वल टू, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि m इज इक्वल टू 15। ओके, सो दैट आई कैन गेट दिस एरिया टू राइट। फर्स्ट केस, फर्स्ट क्या रहेगा? डिफॉर्मेशन इन स्टील रॉड इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन कंक्रीट। पिछले बार C मतलब कॉपर था, इस बार C मतलब कंक्रीट है। ठीक है, सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? स्ट्रेस इन स्टील इनटू लेंथ ऑफ स्टील डिवाइड बाय E ऑफ स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कंक्रीट लेंथ ऑफ कंक्रीट यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, देयरफॉर यहां पे हमें लेंथ दिया है क्या? लेंथ ऑफ स्टील एंड लेंथ ऑफ कंक्रीट दिया है क्या? यहां पे नहीं दिया है। ओके, तो इसका मतलब क्या अज्यूम करेंगे हम लोग कि लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंक्रीट अज्यूम करेंगे। तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। देयरफॉर स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील को वहां पे लेके जाऊं तो E ऑफ स्टील, E ऑफ कॉपर इनटू स्ट्रेस इन कंक्रीट, सॉरी कॉपर नहीं, कंक्रीट। ओके, राइट। अब हमें मालूम है व्हाट इज m इज व्हाट? E1 बाय E2 इज इक्वल टू 15। m इज ग्रेटर देन 1, तो ये E1 जो रहेगा वो क्या बन जाएगा? ES होगा। चेक करो, तुमने जो यहां पे रेशियो लिखा है उसमें ES जो है वो ऊपर है कि नीचे? देख लो, इसको ऊपर ही रहना पड़ेगा, राइट। अगर हमने ये ऐसा लिखा होता फॉर एग्जांपल कि स्ट्रेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू, अगर हमने सेम इक्वेशन लिखा हमने, लेकिन अभी EC मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ये जो रेशियो है अभी अगर हम लोग ने यहां पे 15 लिख दिया ना तो फिर हमारा गलत हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि m जो है वो क्या है? m इज ग्रेटर देन 1, तो ऊपर जो रहेगा न्यूमरेटर में दैट इज E1 क्या होना पड़ेगा? स्टील होना पड़ेगा E1 को। तो ये सही रहेगा और ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान में रखो क्योंकि मेन मिस्टेक हम लोग यहां पे करेंगे, रेशियोज में करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर ये कितना रेशियो? ES बाई EC, तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं ES बाई EC विल बी व्हाट? विल बी 15। ओके,
So this is 15 of concrete. This is my equation number 1. सिमिलर प्रोसेस, हर एक न्यूमेरिकल में हमको ये सिमिलर प्रोसेस ही करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन से मुझे ये इक्वेशन मिला। सेकंड कंडीशन क्या है? टोटल लोड शेयर इज इक्वल टू पी स्टील पी कंक्रीट। टोटल लोड कितना शेयर किया गया यहाँ पे? 400 न्यूटन, किलो न्यूटन। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, टोटल लोड इज 400 किलो न्यूटन। तो देयरफॉर 400 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, हम लोग गलती क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि स्टील कंक्रीट, टोटल लोड शेयर इज इक्वल टू स्टील प्लस कंक्रीट। ये स्टील कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 4। कंक्रीट कितना है? एक ही है कंक्रीट, तो यहाँ पे 1, ये ध्यान रखना है हमको। तो देयरफॉर 4 हमको मालूम है, पी का मतलब क्या है? स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील प्लस पी फोर्स या फिर लोड शेयर बाय कंक्रीट इज स्ट्रेस इन कंक्रीट बाय क्रॉस सेक्शन ऑफ कंक्रीट, ठीक है। देयरफॉर 400 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 4। स्ट्रेस इन स्टील का मुझे ऑलरेडी एक इक्वेशन मालूम है। क्या है वो? स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो मैं यहां पे लिखूंगा 15 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील कितना है? 314.15 प्लस स्ट्रेस इन कंक्रीट का मेरे पास कोई भी इक्वेशंस नहीं है, इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट। कितना है एरिया ऑफ कंक्रीट? 8874.3.4। ओके, देयरफॉर 400 10⁻³ इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा? अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4 इंटू 15 इंटू 314.15, 4 इंटू 15 इंटू 315, तो कितना आ रहा है? 18849 स्ट्रेस इन कंक्रीट प्लस ये कितना है? 88,743.4 स्ट्रेस इन कंक्रीट। हो सकता है कि मैं कैलकुलेशन में कोई गलती कर दूं। इनकेस अगर मैं कोई गलती करूं तो प्लीज वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन रहेगा वहां पे करेक्ट आंसर को हाईलाइट करना, अपलोड करना उसको। इज इक्वल टू, यहां पे स्ट्रेस इन कंक्रीट कॉमन निकल जाएगा। ओके, राइट, इज इक्वल टू, अभी यहां पे क्या आएगा? इसको ऐड करके देखें क्या आ रहा है। प्लस 88,743.4, कितना आएगा ये? स्ट्रेस इन कंक्रीट ब्रैकेट में कितना है? 107,592.4, यहां पे क्या आएगा? 400 10⁻³। ओके, नाउ इसको मैं ऊपर लिखता हूं। सो देयरफॉर स्ट्रेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू क्या आएगा? 400 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय ये वैल्यू 107,592.4. Therefore, stress still is 3.71 Newton per mm square. Stress in copper, sorry, I'm very sorry, stress in concrete. So now क्या बोलेंगे हम कि from equation 1 मुझे भी क्या निकालना है? स्ट्रेस इन कंक्रीट तो मिल गया, मुझे भी क्या निकालना पड़ेगा? स्ट्रेस इन स्टील निकालना है। So therefore stress in steel is equal to 15 times of stress in concrete, 15 into 3.71, तो कितना आ रहा है ये? 55.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया? स्ट्रेस इन कंक्रीट मिल गया, स्ट्रेस इन स्टील मिल गया, ठीक है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ओके,
राइट। तो अभी मुझे नेक्स्ट क्या देखना है कि लोड शेयर्ड बाय ईच मटेरियल। ठीक है, तो इसको लिख लो। नाउ लोड शेयर्ड बाय ईच मटेरियल। तो फर्स्ट मुझे मिल गया स्ट्रेस इन कंक्रीट, स्ट्रेस इन स्टील। नाउ लोड शेयर्ड बाय ईच मटेरियल कितना है? लोड शेयर्ड बाय ईच मटेरियल। सो यहां पे लिखता हूं लोड शेयर्ड बाय स्टील रॉड। पहला मटेरियल कौन है? स्टील रॉड। सो देयरफॉर PS इज इक्वल टू स्ट्रेस S इंटू AH। स्ट्रेस S मतलब स्ट्रेस इन स्टील कितना है? 55.76 इंटू एरिया ऑफ स्टील कितना है? 3415। सिमिलरली लोड शेयर्ड बाय कॉन्क्रीट। ठीक है, आएगा PC इज इक्वल टू स्ट्रेस C इंटू AC। स्ट्रेस C कितना आया? 3.71 और एरिया कितना है इसका? 88,743.4 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकाल के देखो कितना आ रहा है? 55.76 इंटू 314.15। तो ये कितना आ रहा है? 17517 न्यूटन। राइट, तो फोर्स शेयर कितना आया? न्यूटन। और इसका कितना आएगा चेक करो? 3.71 इंटू 88,743.4 कितना आ रहा है? ये 329,238.0 न्यूटन। ओके, तो हम को PC सो हमें क्या मिल गया? लोड शेयर्ड बाय स्टील एंड लोड शेयर्ड बाय कंक्रीट मिल गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि लोड शेयर्ड बाय स्टील इज इक्वल टू 17517 न्यूटन एंड दैट इज इक्वल टू 17.51 किलो न्यूटन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 329.23 किलो न्यूटन। तो इसको भी ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन। करेक्ट? तो प्रोसेस समझ में आया? सो नाउ नेक्स्ट गो फॉर द थर्ड ओके। थर्ड में क्या हुआ? यहाँ पे सेम क्वेश्चन रखा है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है थर्ड में, लेकिन इसका कॉलम का एरिया कितना है? कॉलम का साइज कितना है? कॉलम का 250 बाय 250। अभी कितना था यहाँ पे? 300 बाय 300। और दूसरी बात यह है कि मॉड्यूलर रेशियो यहाँ पे कितना दिया है? 0.066। इसका मतलब क्या? वो 1 से कम है। ठीक है, 1 से कम है। तो ये क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा। डायग्राम मॉड्यूलर रेशियो में लिख लेता हूं। दिस इज 250 mm बाय 250 mm। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट चीज मुझे क्या मिलना चाहिए? एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील कितना आएगा? क्योंकि डायमीटर कितना दिया? एरिया ऑफ स्टील डायमीटर कितना है? 20 mm। सो π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, तो 314.15 mm स्क्वायर। एरिया ऑफ कंक्रीट क्या रहेगा? एरिया ऑफ कंक्रीट 250 इंटू 250 माइनस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील। ओके, राइट, ये एक हो गया। और मॉड्यूलर रेशियो कितना दिया? मॉड्यूलर रेशियो 0.066। एंड लोड कितना कैरी कर रहा है? वो 300 किलो न्यूटन। 300 किलो न्यूटन। ओके, तो ये वैल्यू कितना रहा चेक कर लेते हैं। 250 इंटू 250 माइनस 4 टाइम्स ऑफ
तो ये कितना आएगा 61243.4 mm²। मॉड्यूलर रेशियो, अब नोट करो कि मॉड्यूलर रेशियो जो है वो 1 से कम है, तो ऊपर फिर कौन आएगा? नहीं, स्टील कहां पे आएगा? स्टील नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा स्टील। ठीक है, तो मैं एक स्टेप दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 एक स्टेप में दिखा देता हूं उस पर। लेट्स से फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? डेल्टा एल ऑफ स्टील इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ कंक्रीट, देयरफॉर stress in steel into length of steel by E of steel is equal to stress in concrete length of concrete E of concrete। लेंथ के बारे में हमें यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब क्या अज्यूम करेंगे कि दोनों का लेंथ सेम है। अगर लेंथ सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। Therefore stress in steel is equal to ES by EC। ये अगर हमने किया और इसका वैल्यू अगर हमने 0.066 रख दिया तो हमारा आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ई ऑफ स्टील जो है वो क्या होना चाहिए? नीचे आना चाहिए, राइट? ई ऑफ स्टील क्या होना चाहिए? वो नीचे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम जो है वो क्या है? वो 1 से कम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये रेशियो को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला जाऊंगा। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो क्या होगा? ये E ऑफ C जो है ना कंक्रीट, वो ऊपर आ जाएगा और E ऑफ स्टील जो है वो नीचे आ जाएगा। सो देयरफॉर इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूं तो क्या बनेगा? ये E ऑफ कंक्रीट बाय E ऑफ स्टील इनटू स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कंक्रीट। देयरफॉर अब ये वैल्यू कितना है? 0.066 ऑफ स्टील इज इक्वल टू concrete, therefore stress in concrete is equal to 0.066 stress in steel। तो ये बन गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, राइट? सेकेंड इक्वेशन क्या रहेगा? कि टोटल लोड शेयर इज इक्वल टू P ऑफ स्टील एंड P कंक्रीट। टोटल लोड कितना है? 100 कितना है? 300 है, राइट? 300 किलो न्यूटन 10⁻³ इज इक्वल टू, ओके, तो अब P कितना रहेगा? P ऑफ H कितना रहेगा? स्टील कितना यहाँ पे? 4 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 4। और कंक्रीट कितना है? कंक्रीट 1 ही है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आएगा? 4 इंटू स्ट्रेस इन स्टील एरिया ऑफ स्टील प्लस 1 इंटू स्ट्रेस इन कंक्रीट एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर सेम प्रोसीजर जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, प्रोसीजर सेम है। कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे अगर m 1 से ज्यादा है तो क्या करना है, और m 1 से कम है तो क्या करना है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद जो उसका वैल्यू आएगा उसे तुम लोग वीडियो के नीचे उसको अपलोड कर दो प्लीज, ठीक है? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से टाइप 4 में से कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा, कंफर्म, ठीक है? तो उसको लाइटली मत लेना, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, टाइप नंबर 4 का सम्स। टाइप 2 में से एक सम पक्का आएगा, टाइप 3 में से एक सम पक्का आएगा, टाइप 4 में से एक सम पक्का आएगा, ठीक है? सो लेट्स गो फॉर टाइप 4 का सम्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग पहले। स्टील ट्यूब और रॉड में फर्क है। यहां पे क्या लिखा है? स्टील ट्यूब, स्टील रॉड नहीं बोला है, क्या बोला है यहां पे? स्टील ट्यूब, राइट? और ट्यूब और रॉड में फर्क है। जब भी ट्यूब बोला जाएगा तो याद रखो कि ट्यूब का हमेशा 2 डायमीटर रहेंगे, एक एक्सटर्नल डायमीटर और दूसरा इंटरनल डायमीटर। और अगर रॉड है तो उसका सिर्फ एक ही डायमीटर रहेगा, दैट्स इट। तो यहां पे क्या बोल रहा है वो? स्टील ट्यूब, मतलब उसका कितना डायमीटर रहेगा? 2 डायमीटर, एक एक्सटर्नल डायमीटर और दूसरा इंटरनल डायमीटर, ठीक है? तो यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं यहां पे कि स्टील ट्यूब 40 mm inside diameter and 4 mm metal thickness is filled with concrete
डिटरमाइन द स्ट्रेस इन ईच मटेरियल ड्यू टू एन एक्सियल थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, लोड कितना, लोड कितना दिया यहां पे, लोड, फोर्स, थ्रस्ट सब एक ही चीज है, ओके 60 किलो न्यूटन। E of steel is 2.1 into 10⁵ and E of concrete is 0.14 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायग्राम बना लेंगे हम लोग पहले, ठीक है। डायग्राम में क्या दिया है, स्टील ट्यूब, स्टील ट्यूब, ट्यूब का क्या रहेगा, 2 डायमीटर रहेगा, ओके दिस इज स्टील ट्यूब, ये क्या है स्टील ट्यूब। इनर डायमीटर कितना दिया है, इनर डायमीटर कितना दिया है 40 mm, इनर डायमीटर कितना है 40 mm, कितना दिया है इनर डायमीटर 40 mm, ओके। अभी यहां पे मेटल थिकनेस दिया है, कितना दिया थिकनेस 4 mm, तो थिकनेस मतलब ये ऊपर का 4 प्लस नीचे का 4, ठीक है। अंदर का जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना है 40। अब मुझे क्या चाहिए, बाहर का डायमीटर चाहिए, बाहर मतलब कौन सा, ये बाहर का, इसे हम क्या कहते हैं आउटर डायमीटर DO, और इसे हम क्या कहते हैं इनर डायमीटर DI, ठीक है राइट। तो इनर डायमीटर मुझे मालूम है कितना है 40 mm, आउटर डायमीटर कितना रहेगा, ये 40 mm प्लस नीचे का 4 थिकनेस, ऊपर का 4 थिकनेस, तो क्या मिल जाएगा मुझे आउटर। तो याद रखो जब भी थिकनेस दे ना, जब भी थिकनेस दे तो क्या करो, इनर डायमीटर प्लस 2 बार थिकनेस को ऐड करो, तुम्हें क्या मिल जाएगा एक्सटर्नल डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 48 mm, कैसा मिला 48, 40 प्लस 4 इज 48। फर्स्ट चीज मुझे क्या चाहिए यहां से, एरिया, तो एरिया ऑफ स्टील क्या रहेगा π/4 आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 आउटर डायमीटर कितना है 48 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, तो वैल्यू मिलना चाहिए हमें। सेकंड एरिया ऑफ कंक्रीट, क्या होगा एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट ये है कंक्रीट, देखो अगर हम लोग उसको बना दें, सो दिस ट्यूब इज फिल्ड विद कंक्रीट, दिस ट्यूब इज स्टील ट्यूब इज फिल्ड विद व्हाट कंक्रीट। तो कंक्रीट का एरिया क्या नजर आ रहा है हमको, सर्कुलर नजर आ रहा है, इसका एरिया सर्कुलर नजर आ रहा है, और उसका डायमीटर कितना रहेगा 40 mm रहेगा, ओके। सो देयरफॉर कंक्रीट का क्या रहेगा एरिया π/4 d स्क्वायर, तो π/4 d कितना है 40 स्क्वायर, ओके 2 नहीं। तो नाउ फाइंड आउट ये कितना आ रहा है 48 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इंटू वेट बाय 4, ये कुछ आएगा 55,290 mm स्क्वायर एरिया ऑफ स्टील। ये क्या रहेगा 1256.6 mm स्क्वायर। सेकेंड चीज मुझे क्या चाहिए, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, कितना दिया यंग्स मॉड्यूलस चेक करते हैं। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील कितना दिया है 2.1 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट 0.14 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया, और दोनों मिलके कितना लोड उठा रहा है, टोटल लोड कितना रहेगा P, टोटल लोड 60 किलो न्यूटन, कितना रहेगा टोटल लोड 60 किलो न्यूटन, ओके। सिंपल सेम प्रोसेस, क्या रहेगा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्या रहेगा, डिफॉर्मेशन इन स्टील इज डिफॉर्मेशन इन कंक्रीट, ओके राइट। इसके बाद स्ट्रेस इन स्टील, लेंथ ऑफ स्टील डिवाइड बाय E ऑफ स्टील, स्ट्रेस इन कंक्रीट, लेंथ ऑफ कंक्रीट डिवाइड बाय E ऑफ
कंक्रीट। लेंथ दिया नहीं है, इसका मतलब हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि दोनों मटेरियल का लेंथ सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों कट हो जाएगा। सो देयरफॉर स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू ES बाय EC इंटू स्ट्रेस इन कंक्रीट। अभी यहाँ पे हमको मॉड्यूलर रेशियो दिया नहीं है, तो ये स्टील ऊपर आया कि नीचे आया हमें वो देखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ ये कितना है, स्टील 2.1 10⁵ डिवाइड बाय 1/4 10⁵ और कंक्रीट। देयरफॉर ये स्टील, ये वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, ये 2.1, दिस इज 15, राइट, सेम आ रहा है जो हमने पहले किया शायद। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, ये हमें फर्स्ट कंडीशन से मुझे इक्वेशन मिला। सेकेंड कंडीशन क्या है, टोटल लोड इज शेयर्ड बाय स्टील एंड कंक्रीट। याद रखो ये स्टील ट्यूब है, और कितना स्टील ट्यूब यहां पे यूज किया गया है, कितना स्टील ट्यूब यहां पे यूज किया गया है, एक, और कंक्रीट कितना है यहां पे, एक ही है। तो यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 and 1, ठीक है। तो यहां पे आउटर डायमीटर इनर डायमीटर देख के स्टील को 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 2 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि यहां पे 2 स्टील रॉड नहीं है, सॉरी 2 स्टील ट्यूब नहीं है, यहां पे सिर्फ एक ही स्टील ट्यूब है, ठीक है। देयरफॉर लोड कितना है, टोटल लोड कितना है, देखो 60 किलो न्यूटन 10⁵, स्ट्रेस इन स्टील एरिया ऑफ स्टील प्लस स्ट्रेस इन कंक्रीट एरिया ऑफ कंक्रीट। स्टील का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 15 स्ट्रेस इन कंक्रीट इंटू एरिया ऑफ स्टील 552.90 प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट कितना दिया यहाँ पे 1256.6 इज इक्वल टू, अभी इसको मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 552.90 8293.5 स्ट्रेस इन कंक्रीट प्लस 125 स्ट्रेस इन कंक्रीट। कंक्रीट अगेन देखो कॉमन है, तो कंक्रीट को कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा, ठीक है, प्लस करो, कितना आ रहा है देखो, ध्यान से करना है कैलकुलेशंस, 0.1 स्ट्रेस इन कंक्रीट, यहां पे कितना है 60 इंटू 10⁵। सो देयरफॉर स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना आ जाएगा, 60 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय दिस, तो कितना आ रहा है 6.28 न्यूटन पर mm²। मिल गया, स्ट्रेस इन कंक्रीट मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1, किधर ये ना, तो यहां पे लिखो स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट, 15 टाइम्स स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना है यहां पे 6.28, कितना आएगा इनटू दैट इज 94.23 न्यूटन पर mm²। तो हमें स्ट्रेस इन कंक्रीट और स्ट्रेस इन स्टील मिल गया, ओके। अब क्या पूछ रहा है वो, लोड शेयर बाय ईच मटेरियल पूछ रहा है, ओके। लोड नहीं पूछा है कि नहीं पूछा, नहीं पूछा है ना, तो हम वो निकालने की जरूरत नहीं है, तो बस हमको ये आंसर मिल गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो ये है क्वेश्चन नंबर टाइप 4 के जो सम्स रहेंगे वो मोस्टली यही हमारा स्टेप रहेगा। जितने भी हमने देखो अभी यहाँ पे 4 सम सॉल्व किए अभी तक, तो स्टेप्स जो है वो वैसे ही है, ओके। तो बाकी का जो सम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। थैंक यू।